नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे आईटी पर। तो शुरू करते हैं आज की हमारी जर्नी बिना किसी देरी के। तो हम बात करें तो वो दिन मंगलवार का था, मंगलवार की सुबह का था, जहां लोग अपने अपने काम से निकले हुए थे। कोई ऑफिस के लिए तो कोई अपने व्यवसाय से निकले हुए थे। रोज के मुताबिक वो अपने अपने काम से चल रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि थोड़ी ही देर में देश का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करें 9/11 के बारे में। ये एक अमेरिकी धरती पर हुआ आज तक का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। जी हाँ, बात करें 11 सितंबर 2001 के, जो अलकायदा के द्वारा 19 आत्मघाती हमलावरों ने 4 वाणिज्यिक यात्री प्लेन को, जो बोस्टन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी से सैन फ्रांसिस्को तथा लॉस एंजल्स जा रहे 4 वाणिज्यिक विमानों को पर 19 अपहरणकर्ताओं ने अपने बीच में ही कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद उन्होंने सुबह के 8:46 को अमेरिकी जो एयरलाइंस की फ्लाइट है उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जा टकरा दिया। उसके बाद सुबह के 9:03 पर उन्होंने यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट जो 175 साउथ टावर से जा टकरा। इसके बाद उन्होंने अपहरणकर्ताओं ने सुबह के 9:30 अमेरिकन जो एयरलाइंस फ्लाइट है बल 7 को, जो अमेरिका जो खुफिया विभाग है, जो उनकी सुरक्षा विभाग की जो बिल्डिंग है पेंटागन, वहाँ से जा टकरा दिया। जबकि चौथा विमान जो यूनाइटेड एयरलाइन की जो फ्लाइट है 93 विमान पर सवार जो यात्री और अपहरणकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई, जिसके कारण नियंत्रण खो जाने के बाद वो पेंसिल्वेनिया के किसी गांव के खेत में जा गिरा, जहां सभी यात्री मारे गए। उनमें से कोई बच नहीं पाया। पर इसके कारण, इसके चलते जो 2 आत्मघाती जो ट्विन टावर्स और एक जो सुरक्षा विभाग जो पेंटागन से टकराया और एक जो खेत में जा गिरा, उसके कारण इसके चलते तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 2996 लोग की मृत्यु हुई थी, जिसमें 19 अपहरणकर्ताओं भी थे, जबकि 2977 पीड़ित थे जो आम नागरिक थे। पीड़ितों की बात करें तो इसमें से 246 4 विमान में मारे गए, जबकि 2606 जो न्यूयॉर्क सिटी और जो टावर्स में थे उनमें मारे गए, जबकि 126 पेंटागन में मारे गए, जबकि 55 सैन्य कर्मियों में शामिल थे। बाकी सभी आम नागरिक थे। जबकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए इस हमलों में 90 से भी अधिक देशों ने अपने नागरिक खोए थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा हमला हुआ ऐसा माना जाता है। इन हमलों के कारण वर्ल्ड ट्रेड की खुद के 110 मंजिला इमारत के अलावा जो 7, 6, 5 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जबकि द मेरिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर के कॉम्प्लेक्स है, तथा जहां सेंट निकोलस दी ऑर्थोडॉक्स चर्च है सहित अनेक इमारत को नुकसान हुआ था, जबकि आसपास की भी कई इमारत को भारी नुकसान हुआ माना जाता है। अब बात करें अमेरिका के आर्थिक परिणाम की, जो उनको जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है NYSE, जो शेयर बाजार और नेस्डैक है, जो 11 सितंबर को बाजार ही नहीं खुले और 17 सितंबर तक बंद रहे थे। जब बाजार खुले तो DJIA यानी कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, उसका इंडेक्स तकरीबन 684 पॉइंट यानी कि 7.1% गिर चुका था और 8,921 पर आ पहुंचा था, जो एक दिन में हुई सबसे बड़ी गिरावट का रिकॉर्ड माना जाता है। और सप्ताह के अंत में DJIA जो 1369.7 पॉइंट यानी कि 14.3% गिर चुका था, जो सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट मानी जाती है। अमेरिका शेयरों ने एक सप्ताह में मूल्य में अपने 14 खरब डॉलर खो दिए थे, जिसकी वर्तमान मूल्य 1.98 ट्रिलियन डॉलर के बराबर थी, ऐसी मानी जाती है। इसके 3 महीने बाद लगभग 4,03,000 रोजगार प्रति माह तथा 2.8 अरब डॉलर की मजदूरी का नुकसान हुआ। और 2001 के 3 महीने, जबकि 2002 के सभी महीनों में सरकार को 27.3 खरब की डॉलर की गिरावट का अनुमान लगाया जाता है, जबकि 2001 में न्यूयॉर्क शहर सरकार को 11.2 अरब डॉलर की तत्काल सहायता प्रदान एवं 2002 में आरंभ में 10.5 अरब डॉलर की आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के लिए दिए जा चुके थे। इन हमलों के बाद भी उत्तरी अमेरिका का हवाई क्षेत्र कई दिनों तक बंद रहा था। जी हाँ, और वापस खुलने के बाद भी हवाई यात्रा में कमी आई थी, क्योंकि लोगों में जो भय
बैठ चुका था। इनके कारण इसकी यात्रा क्षमता में तकरीबन 20% की कटौती हुई थी और एयरलाइन को भी इस समय बहुत संघर्ष और भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इन हमलों के बाद जो घरेलू प्रतिक्रिया आई, जो इसमें तब के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अनुमोदन रेटिंग 90% बढ़ गई थी और जो 11 सितंबर की घटनाओं और अतः 9 दिनों में जो कुछ भी किया गया वो उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया गया था और कई राहत कोष तुरंत प्रदान के कार्य के साथ साथ पीड़ितों की सहायता एवं वित्तीय सहायता मुआवजा भी दिया गया। इसके बाद होमलैंड सुरक्षा अधिनियम 2002 को पारित किया गया, जिसे एक विभाग भी बनाया गया, जबकि कांग्रेस ने यूएसए पेट्रियट नाम का एक अधिनियम पारित किया, जिसमें ये कानून कहता है कि आतंकवाद एवं अन्य अपराधों को पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने में ये मदद करेगा, ऐसा कहा गया। और ये कानून यूएस नागरिकों की गोपनीयता के माहिती के जानने का भी अधिकार दिया गया, जिसे भविष्य में आतंकवाद से लड़ा जाएगा, ऐसा कहा गया। पर इसकी इतनी आलोचना भी की जाती है क्योंकि खुफिया विभाग अपने नागरिकों के अलावा भी दुनिया भर के कई नामी हस्तियों की भी जासूसी करता है, ऐसा माना जाता है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में, तो दुनिया भर के लोगों ने एवं सरकारों तथा जो मीडिया है, मास मीडिया, उन्होंने इन हमलों की बहुत निंदा की, जबकि यूएन ने अपने चार्टर के अनुसार आतंकवाद का जवाब देने और उसका मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का दावा किया गया। कई देशों ने अलकायदा के संबंध के जो खाते हैं उनको सील किया गया और उसके बाद राष्ट्रपति बुश और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ मिलकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए विश्व नेताओं के साथ उन्होंने 54 बैठकें की और अपनी 40,000 मील की यात्राएं की। जबकि सैन्य कार्रवाई के चलते अफगानिस्तान में डर का माहौल बन गया, जिसके कारण लोगों ने अपने पलायन करने शुरू कर दिया और जो पाकिस्तान के लिए शरणार्थियों के लिए एक चलते सर्दी का कारण बन गया, जहां अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल को अपने साथ एकजुट होने के लिए कहा गया। और जब तब के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे खिलाफ हो। जब ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद खुफिया एजेंसी तुरंत हरकत में आ गई और FBI ने अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी पूछताछ अभियान पेटबम नाम से शुरू कर दी गई और FBI ने सरकार को बताया कि इस हमलों के पीछे अलकायदा और बिन लादेन का हाथ है, ऐसा माना जाए, इनकी अहम भूमिका है। जबकि CIA का आतंकवाद का सामना करने के लिए हर संभव प्रयास नहीं करने के चलते वरिष्ठ CIA के अधिकारियों को आलोचना भी करनी पड़ी। इसके बाद मई 2007 को डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी दोनों पार्टी ने तय किया कि 9/11 हमले के पहले के समय CIA क्या कर रही थी, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। और जो रिपोर्ट भी आई थी जो 2005 को हुई थी, लेकिन उनको जनता के सामने नहीं पेश किया गया था। अब बात करें न्यूज़ चैनल अल जजीरा के पत्रकार योसरी फाउदी की, तो उन्हें सूचना दी कि अप्रैल 2002 में खालिद शेख मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने पवित्र मंगलवार के ऑपरेशन में रैमजी बिन अल-आसिफ के साथ अपनी भागीदारी स्वीकार की और माना जाता है कि यही एक मेन सदस्य माने जाते हैं हमलों के पीछे। और इन अमेरिका के जो इजराइल के समर्थन देने वाली जो विदेश नीति के साथ उसकी उग्र असहमति उपजी थी, ऐसा माना जाता है। उसे मोहम्मद अता से भी उसे प्रेरणा मिली गई थी। खालिद शेख मोहम्मद वही है जो उन्होंने 1993 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बमबारी का भी सलाहकार और शामिल था, ऐसा माना गया था। पर CIA द्वारा खालिद शेख को 1 मार्च 2003 को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर कार्रवाई की गई थी और उसे ग्वांतानामो नाम से कारावास में रखा गया था। इसके मुख्य कारण माने जाए तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की जो सऊदी में उपस्थिति है उसे माना जाता है, वहाँ के मक्का की स्थिति है जो पवित्र स्थान है, वहाँ अमेरिका की उपस्थिति है, ऐसा माना जाता है। और दूसरी बात करें तो अमेरिका जो इजराइल के प्रति जो समर्थन है वो भी एक कारण है, और जबकि ईरान को के खिलाफ जो प्रतिबंध लगा रखा है वो भी एक कारण माना जाता है। बात करें हमलों की बात तो 11 सितंबर को 2:40 को इस वक्त जो रक्षा सचिव है डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जो उन्होंने इराक की भागीदारी को सबूत ढूंढने के लिए अपने सहयोगी को आदेश जारी कर दिए थे। उन्होंने सद्दाम हुसैन पर वॉर करने के लिए भी तैयार कर दिया, पर थोड़ी देर बाद
पता चला कि ये हमला ओसामा बिन लादेन के द्वारा यानी कि अलकायदा के द्वारा किया गया है। इसके बाद नाटो देश ने माना है कि अमेरिका पर हमला यानी सभी देशों पर हमला जो नाटो के चार्टर एक्ट अनुच्छेद 5 के अनुरूप है। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा अफगानिस्तान से तालिबान शासन को उखाड़ फेंकने था, जिसके चलते नाटो के सभी सदस्य ने अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए अमेरिका का साथ दिया, जिसके चलते 1996 को चले आ रहे तालिबान शासन के स्थान को उखाड़ फेंक कर के स्थान पर 2001 को लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई और आज की तारीख में यानी कि 2021 में फिर से तालिबान ने शासन करना शुरू कर दिया, जो कि बंदूक की नोक पर कब्जा किया गया है, जो अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान की आम जनता के लिए बहुत दुख की बात मानी जा सकती है। इस हमलों के बाद लोगों की उम्मीद टूट चुकी थी, फिर भी वो भगवान पे विश्वास करते हुए चर्च में अधिक उपस्थित रहे और देशभक्ति की बढ़ी हुई अभिव्यक्ति जैसे झंडे फहराना शामिल रहा, जबकि टीवी, रेडियो, न्यूज़ चैनल पर लोगों के धैर्य बनाए रखने के लिए अपील की जा रही थी। पर हमलों के बाद अमेरिका में सुरक्षा और उसकी बढ़ती मांग के साथ साथ भविष्य की आतंकवादी हमलों के बारे में व्यूह और चिंता के लिए माना गया, जबकि 2001 में मुस्लिम विरोधी घृणा अपराध लगभग 10 गुना बढ़ गया और बाद में 9/11 से पहले की जो दर 10 से लगभग 5 गुना अधिक बढ़ गया था। अंत में हम देख सकते हैं कि जिस तरह अमेरिका ने अपने सैनिकों को जो तेज़ गति से निकाला है, उसके क्या हालात है आज अफगानिस्तान में, वो हम देख सकते हैं। हम इन्हें पूरी दुनिया ही देख रही है और जिस तरह तालिबान ने शासन किया है बंदूक की नोकों पर, अब देखते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान को कैसे चलाता है, वो भी आगे देखा जाएगा और क्या दुनिया उनको अपनाएगी या नहीं, वो सभी देशों पर निर्भर करता है। तो ये आगे आने वाली घटनाओं पर हमें निर्धारित आगे आने वाली जो तालिबान की जो पॉलिसी है उस पर निर्भर करता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।